आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसा स्थान दिखाने लाया हूं, एक ऐसा महल दिखाने लाया हूं जो अपने आप में बहुत ही अलग और अनोखा है। इसकी वास्तुकला, इसका निर्माण बिल्कुल अलग है लखनऊ के अन्य महलों और कोठियों के मुकाबले में। आपने नवाब आसिफुद्दौला का बनवाया हुआ बड़ा इमामबाड़ा देखा होगा, रूमी गेट देखा होगा, आसिफी मस्जिद देखी होगी, बावली देखी होगी, अन्य इमारतें देखी होंगी, लेकिन नवाब आसिफुद्दौला ने एक और आलीशान महल बनवाया था। ये महल उन्होंने अपने लिए बनवाया था। ये महल सामने जो दिख रहा है, ये बिबियापुर कोठी कही जाती है। इस महल का निर्माण नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में शुरू कराया था और 1798 ईस्वी में ये आलीशान महल बन के तैयार हो गया। इस महल के मुख्य वास्तुकार क्लाउड मार्टिन थे, जिन्होंने लखनऊ में कई आलीशान और खूबसूरत इमारतों को डिज़ाइन किया है। हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं तो यहाँ पर जब आएंगे देखेंगे एक आर्च नज़र आ रही है। आर्च की ऊंचाई काफ़ी है और ये हाफ राउंड में बनी है। यहाँ पर हम अंदर आए तो देखें एक लंबा सा हमको गलियारा, एक कॉरिडोर जैसा नज़र आ रहा है। इसकी छत आप देखें तो कितनी ऊंची है। इसमें शहतूत की लकड़ियों का और सागौन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ पर निगाह लेके जाए, सामने तो 2 आर्च नज़र आ रही होगी, अंदर लखौरी ईंटें आपको झांकती हुई नज़र आ रही होंगी। इस पूरे हाल में आपको 8 आर्च नज़र आ रही होंगी। इसके माध्यम से अंदर आए और सामने आप देखेंगे तो एक और कक्ष नज़र आ रहा है। हम उधर जाएं उससे पहले आपको इसकी बनावट दिखा दें। लकड़ी की सीढ़ी दूसरे तल पे जा रही है, हम वहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दें। बेहद महत्वपूर्ण महल है क्योंकि नवाब आसिफुद्दौला ने इसको अपने आराम और सुकून के लिए बनवाया था। अपने दरबार, अपनी ज़िंदगी के जब तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने इस जंगल में बनाया था। नीचे हर तरफ इसमें सफ़ेद मार्बल लगाए गए थे, लेकिन ज़्यादातर जगह टूट गए हैं। कहीं-कहीं पे ये मार्बल बचे हुए हैं। ये बताते हैं कि उस वक़्त ये महल कितना खूबसूरत और शानदार रहा होगा। चारों तरफ इसके जो बॉर्डर बनाए गए थे सफ़ेद मार्बल के। जब हम इधर आएँगे तो एक आर्च हमको नज़र आ रही है, एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। दरवाजे से हम आए तो देखें यहाँ पर एक आयताकार कक्ष नज़र आ रहा है और कक्ष के ऊपर की छत यहाँ पर भी काफ़ी ऊंची है। इधर हमको 2 दरवाजे नज़र आ रहे हैं। हम एक दरवाजे से इधर आएंगे तो यहाँ पर भी एक लंबा सा आयताकार कक्ष नज़र आएगा। सामने एक ऊंची मिहराब नज़र आ रही है। यहाँ पर भी छत काफ़ी ऊंची है और यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो एक आपको बाहर का दृश्य नज़र आएगा। सामने एक बाउंड्री वॉल बनी है। हालांकि वो बाद में एएसआई ने इसको सुरक्षित रखने के लिए बनवाया है, लेकिन जब नवाबियत का दौर था तो सामने नदी बहती है और जंगल हुआ करता था। आप कल्पना कीजिए कि कितना शानदार और खूबसूरत उस समय नज़ारा रहता होगा। हम इधर से आपको बिबियापुर कोठी के बाहर का नज़ारा दिखाएं। इतनी शानदार इसकी बनावट है। लखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। कहीं-कहीं पर इसमें चौड़ी ईंटें भी आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर भी आपको बरोक शैली नज़र आएगी और फ्रेंच शैली नज़र आएगी। साथ-साथ आपको अवधी शैली भी नज़र आएगी। दीवारों को तराश के ईंटों को बाहर निकाल के जो डिज़ाइन बनाई जाती थी उस समय, कितनी शानदार नज़र आ रही है। हम आपको इधर का नज़ारा दिखाएं तो देखें ये महल का दूसरा हिस्सा है। यहाँ से हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाएं तो देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऊपर एक आर्च आपको नज़र आ रही होगी। इसके नीचे आप देखेंगे एक दर नज़र आ रहा है। इसके दोनों साइड में पिलर है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। इधर हम आए तो एक हमको दरवाज़ा नज़र आया और यहाँ पर हम आए तो ये वो स्थान है जहाँ पर लकड़ी की राउंड सीढ़ी बनी हुई थी। हालांकि वो टूट गई है। ये सीढ़ी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि पूरे भारत में पहली बार सीढ़ी बनाई गई थी। ये शहतीर का पिलर है और इसी के सहारे आप देखेंगे कि निशान बना हुआ है सीढ़ियों का। इस महल के दूसरे तल पे जाने के लिए बनाया गया था। अपने समय की ये पहली सीढ़ी हुआ करती थी, राउंड में बनी थी और घूमते हुए चक्र के साथ ऊपर जाती थी। इसका पिलर से बचा हुआ है। बाकी वक्त के साथ सब कुछ यहाँ पे ध्वस्त और ख़त्म हो गया है। इधर हम आए तो देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा हमको कक्ष नज़र आ रहा है। उसके ऊपर भी कक्ष था लेकिन वो ख़त्म हो गया है। इधर आते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी कमरे नज़र आएंगे।
इसमें एक बहुत सारे कमरे होने का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड मार्टिन ने डिज़ाइन किया था, इसी वजह से यहाँ पर आपको कमरे ही कमरे नज़र आएँगे। क्लाउड मार्टिन ने जितनी भी इमारतों की डिज़ाइन किया है, उसमें कमरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर आप देखें, उस समय आग को जलाने के लिए इस तरह के स्थान बनाए जाते थे, जो आज भी मौजूद है। अंदर आपको मैं दिखाऊँ तो चिमनी हुआ करती थी, जिसके माध्यम से धुआँ ऊपर की तरफ चला जाता था और कमरे को गर्म रखने का ये जगह हुआ करती थी। ऐसा लगता है कि नवाब, उनकी बेगम और विदेशी मेहमान यहाँ पर बैठते थे। इस महल के प्रथम तल पे जाएँगे, सामने हमको सीढ़ी नज़र आ रही है। पास चलते हैं और सीढ़ी के बारे में बताते हैं, जो कि लकड़ी की बनी हुई है। इस महल में लकड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। प्रथम तल पे जाने के लिए ये सीढ़ी है और इसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस जगह पे ये महल बनाया गया था, ये जंगल हुआ करता था। यहाँ पे शहतूत, सागौन और साखू की तमाम लकड़ियाँ थीं, उनका इस्तेमाल किया गया। उनको काट के जब ये महल बना, तो उन लकड़ियों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं कि लकड़ी की सीढ़ी आज भी कितनी मज़बूत है और ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम महल के प्रथम तल पे आ रहे हैं। यहाँ पर आए तो देखिए, जिस तरह से नीचे एक लंबा हॉल था, एक कॉरिडोर जैसा था, वैसा ही ऊपर भी आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ की बनावट थोड़ा आपको अलग नज़र आएगी। यहाँ की बनावट आपको अवधी शैली में नज़र आएगी। जो इसके पिलर्स हैं, नीचे से सपाट हैं और इसमें मोटे चूने का प्लास्टर किया गया है। चारों तरफ से ये खुला हुआ है। हर तरफ आपको पिलर्स नज़र आएँगे और पिलर्स के सहारे ये छत रोकी गई है। यहीं पर नवाब आसिफउद्दौला आते थे, आराम करते थे। जब नवाब आसिफउद्दौला की मौत हो गई, उसके बाद नवाब सादत अली ख़ां की ताजपोशी इसी महल में हुई थी। ये महल नवाब सादत अली ख़ां की ताजपोशी का गवाह है। 21 जनवरी 1798 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जॉन शोर के देख-रेख में यहाँ पर नवाब सादत अली ख़ां की ताजपोशी हुई थी। वो जॉन शोर ने नवाब सादत अली ख़ां को ताज पहनाकर अवध का उत्तराधिकारी घोषित किया था और इसी वजह से इस महल का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि नवाब सादत अली ख़ां अवध के आखिरी नवाब हुआ करते थे। सादत अली ख़ां के बाद नवाबियत ख़त्म हो गई और गाज़ीउद्दीन हैदर से बादशाहत शुरू हुई थी। इसी वजह से नवाब सादत अली ख़ां को अवध का आखिरी नवाब कहा जाता है। हम आपको इधर लेकर आएँ तो देखें, एक आयताकार कक्ष नज़र आएगा। इसकी छत काफ़ी ऊंची आपको दिख रही होगी और यहाँ पर भी आप देखें तो आग जलाने के लिए और रोशनी के लिए ये जगह बनाई गई थी। आप देख सकते हैं इस पर कितनी शानदार और खूबसूरत नक्काशी की गई है। फूलों को कितने सलीके से प्लास्टर के ऊपर उकेरा गया है, आप देख सकते हैं। उस दौर की कल्पना कीजिए, हाथ से इतनी खूबसूरत डिज़ाइनों को कारीगर बनाते थे। यहाँ पर देखें, इसको रोकने के लिए एक पत्थर का बेस और सपोर्ट बनाया गया है। यहाँ पर भी एक चिमनी है, जिससे कि धुआं ऊपर जा सके और कमरे में ना आने पाए। और सामने आप देखेंगे तो 2 दरवाजे नज़र आ रहे हैं और यहाँ से नवाब और उनके विदेशी मेहमान बाहर का नज़ारा देखते थे। हालाँकि ये महल अब काफ़ी टूट गया है, कमज़ोर हो गया है। यहाँ पर भी उसी तरह के पिलर्स लगे थे, वो अब ख़त्म हो गए हैं। उनके सिर्फ़ अवशेष ही आपको यहाँ पर नज़र आएँगे। और यहाँ से आप देखें कि सीधी सपाट दीवार है, उसके ऊपर प्लास्टर किया गया है। बेहद खूबसूरत और भव्य महल था। पेड़ों की झुरमुटों के आगे गोमती नदी है। आप सोचिए कि इस बालकनी पर से नवाब, उनके विदेशी मेहमान और उनकी बेगम बाहर का नज़ारा देखा करते थे, शिकार करते थे और सुकून के पल बिताने के लिए इस जंगल में इतनी शानदार इमारत की तामीर की गई थी और इसमें ख़ास तौर से लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही ख़ास है। अब हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तो देखें, यहाँ पर भी एक कक्ष आपको नज़र आएगा और मैंने जो आपको दिखाया था कि ऊपर आने के लिए वो डिज़ाइनर सीढ़ी जो हुआ करती थी, वो इसका बेस है।
इस तरह के गोल राउंड में इसको बनाया गया था और आप सीढ़ियों के निशान देखें जहाँ पर उसके सपोर्ट से सीढ़ी रुकी हुई थी। वो हालाँकि वक़्त के साथ वो सीढ़ियाँ सड़ के ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यहाँ पर पहली बार राउंड सीढ़ियाँ बनी थीं, वो भी लकड़ियों की थीं। घर आए तो देखिए यहाँ पर भी कमरे की छत हुआ करती थी, हालाँकि वो सब कुछ टूट गया है। सामने सीढ़ी थी ऊपर जाने की, लकड़ी की बनी हुई है, दूसरे तल पे जाने का रास्ता हुआ करता था, हालाँकि वो टूट के पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। दूसरे तल पर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको उसकी बनावट और उसकी वास्तुकला दिखा दें, तो देखें कितना शानदार और खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप कल्पना कीजिए ये महल जब पूरी तरह से अपने अस्तित्व में था, नवाबियत का दौर था, तो ये कितना शानदार रहा होगा। धीरे-धीरे वक़्त बदलता रहा, अवध पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ता गया, अंग्रेज़ों का दखल बढ़ता रहा और एक वक़्त ऐसा आया कि अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया और उनको लगा कि अवध पर उनका कब्ज़ा हो गया है। लेकिन अवध में बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में काफ़ी लड़ाई हुई और तमाम आस-पास के राजाओं ने मिल के अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लेकिन अंत में अंग्रेज़ों की विजय हुई और अवध पर अंग्रेज़ों का जब पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया, तो इस महल पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। 1858 के बाद इस महल को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकारियों के रहने के लिए, पिकनिक के लिए और घूमने के लिए स्थान बना दिया। ये एक तरह से उनका आउट हाउस हो गया था। अब ये महल एक खंडहर के रूप में आपके सामने है। दोस्तों, आज हमने आपको बिबियापुर की कोठी दिखाया। ये महल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवध के इतिहास में एक अलग ही स्थान रखता है। ये महल नवाब सादत अली खां की ताजपोशी का गवाह है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।